पता तो लग ही गया होगा, मनी का चैप्टर है मुद्रा। ठीक है, तो मनी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। मनी क्या होती है, मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, और मनी कौन सप्लाई करता है अपने देश में, कैसे मनी जो है मनी कहाँ से आई, क्यों आई, क्या ज़रूरत थी, बिना मनी के काम नहीं हो रहा था क्या, बिना पैसों के। तो ये सब जानेंगे इस चैप्टर में आज। तो देखो यार, मनी का मतलब होता है, यानी मुद्रा का मतलब वो चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। काहे के लिए स्वीकार की जाती है? विनिमय के माध्यम के रूप में। किसके रूप में? विनिमय के माध्यम। अब इंग्लिश वालों के लिए विनिमय का माध्यम का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कोई भी एक्सचेंज के मीडियम या माध्यम के रूप में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट की जाती है तो उसे क्या बोल दोगे आप? मनी। ठीक है। अब भैया मनी हमेशा से तो नहीं थी। पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, जब मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, मनी का मतलब कॉइन्स, नोट, है ना, कोई भी टाइप की करेंसी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे? कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ हिंदी में? वस्तु विनिमय। ध्यान से समझ लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी ये, वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता था? वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी और ली जाती थी। जैसे अगर आपके पास राइस है और आपको क्या चाहिए? आपको मिल्क चाहिए किसी से, तो आप अपना राइस दोगे और उससे मिल्क ले लोगे। बाजार में तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। तो देखा आपने कि वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती थी जिसमें वस्तुओं के बदले में विनिमय होता था। ठीक है। अब वस्तुओं का बदले में वस्तुओं का विनिमय तो होता था, लेकिन इसमें बहुत सारी क्या आती थी? प्रॉब्लम्स आती थी, यानी समस्याएं आती थी। समस्याएं ये आती थी, मान लो आपके पास है राइस और सामने वाले के पास है वीट, ठीक है, गेहूँ, और आपको राइस के बदले चाहिए वीट, लेकिन जिसके पास वीट है उसने कह दिया मुझे तो राइस नहीं चाहिए, उसने बोला मुझे मिल्क चाहिए। तो आपके पास राइस है, आप गए मिल्क वाले के पास कि भैया मुझे मिल्क दे दो ताकि मैं इसको दे दूं। उसने बोला मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम थी, तो लेकिन मनी ने इसे सॉल्व कर दिया। तो आखिरकार ये जो मनी है ये है क्या? तो अपने देश में क्या चलता है? रुपया। तो अपने देश में रुपया एक मनी है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है जनरली सबके द्वारा, और ये क्या करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ध्यान से समझ लेना, कोई भी ऐसी वस्तु, आप इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो क्या लिखोगे? कोई भी ऐसी वस्तु जो जल्दी में लिखता हूँ मैं थोड़ा, वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती हो, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती हो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे विच एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसमें देख लेना। तो देखो मनी का जो इवोल्यूशन है वो ऐसे हुआ है कि पहले तो क्या था? बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या है ये? तो जो मैंने बताया ना कि वस्तु के बदले में वस्तुओं का विनिमय करना, उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यानी इसे एक कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज भी बोलते हैं, सीसी एक्सचेंज, यानी वस्तु के बदले में वस्तुओं का विनिमय। अब इसके बाद क्या हुआ? जब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि ये देखो, ये जो सिस्टम था ना, ये इनएफिशिएंट था। इनएफिशिएंट हिंदी में क्या बोलेंगे? अकुशल। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया इसमें काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी जिसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो इसके बाद जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने आविष्कार किया, सोचा कि यार ऐसी कोई करेंसी या कुछ ऐसा बनाओ, कोई सिक्का, कोई गोल्ड का, कोई वो, तो उन्होंने कुछ कॉइन्स बना डाले। अब वो कॉइन्स उस वक्त तो गोल्ड के होते थे, है ना, सिल्वर चांदी वगैरह के होते थे या धातुओं के होते थे। आज की डेट में अब कॉइन्स के बाद में हमारे जो चाइना वगैरह से निकले नोट्स बन गए। नोट्स के बाद आजकल प्लास्टिक करेंसी भी बन गई। प्लास्टिक करेंसी कौन सी होती है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और उसके बाद तो ई करेंसी भी आ गई। ई करेंसी कौन सी होती है? जैसे आप यूपीआई के थ्रू या पेमेंट करते हो, ये कौन सी हो गई? ई करेंसी, है ना, डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हो आप इसे। तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या समस्याएं आती थी। तो मेनली ये 4 समस्याएं हैं, आप देख लो, फिर मैं समझाता हूँ इन्हें
क्या हैं कि पहली तो थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, और प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। इसे समझते हैं एक बार। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, यानी आवश्यकता का दोहरा सहयोग, पहले शॉर्ट में बताता हूँ फिर बाद में बताऊँगा। देखो, मान लो दो व्यक्ति हैं और दोनों की जो वांट्स है उनका डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। मतलब जो चीज़ इसको चाहिए, मान लो इसको मिल्क चाहिए, वो इसके पास होना चाहिए, और अगर इसे राइस चाहिए वो इसके पास होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें एक ये समस्या आती थी। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी की वैल्यू लगाना। मान लो आपके पास एक कट्टा गेहूँ है, ठीक है, और आपको चाहिए राइस। आप राइस वाले के पास गए, आपने बोला भाई राइस दे दे। उसने बोला एक कट्टे राइस के लिए मैं 2 कट्टे गेहूँ के लूँगा। उसने बोला मेरा राइस बहुत बढ़िया है, मैं 2 कट्टे लूँगा। क्योंकि वैल्यू को मापना तो आसान नहीं था ना। आज की डेट में तो आप बता सकते हो कि ये चीज़ 1000 रुपये की है, ये चीज़ 2000 रुपये की है, ये मोबाइल 10,000 का है, ये टीवी 20,000 का है। क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि मनी वैल्यू को मेजर कर सकती है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी मूल्य को माप सकती है। लेकिन उस वक्त तो ऐसा कोई मापने का साधन था ही नहीं, तो कैसे करते? तो उसको बोलते थे हम मूल्य के मापन की समस्या। तो ये भी समझ आ गया कि हमें, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी लॉन्ग में वैसे बताऊँगा। इसके बाद था प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को या मूल्य को स्टोर करना बड़ा मुश्किल था। जैसे मान लो आपके पास 10 गाय हैं या भैंस हैं, और आपको गाँव से कहीं जाना है बहुत दूर, ठीक है। अब वो 10 गाय को आप कैसे रख के जाओगे, किसके पास छोड़ कर जाओगे? आज की डेट में अगर आपके पास 10 गाय या 10 भैंस हैं, आप उनको सेल करोगे। सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे, 1 लाख रुपए मान लेते हैं, वो आप अपने पास बैंक अकाउंट में रखोगे और चले जाओगे। लेकिन जब तो मनी ही नहीं थी, मुद्रा ही नहीं थी, पैसे ही नहीं थे, तो आप ऐसे कैसे करते? तो इसका मतलब मुद्रा के ना होने से या मनी के ना होने से आपको वैल्यू स्टोर करने में कठिनाई आती थी। तो ये भी एक इसकी समस्या थी। चौथा पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी जो भविष्य के जो भुगतान होते हैं उन्हें करने में, उनका माप करने में बहुत समस्या थी। मान लो आज की डेट में क्या है, आपने किसी से 1 लाख रुपए लोन लिया और आपने कहा भाई मैं तो ये 10% या 1% इंटरेस्ट दूंगा। आपने उसका 1 लाख का 1,10,000 रुपये दे दिए। लेकिन उस वक्त तो ना लोन था, ना पैसा था, कुछ था ही नहीं। आपने किसी से एक गाय उधार ली और वो गाय मर गई, तो आप उसको गाय, उसने बोला मुझे यही वाली गाय जिंदा करके दे, तो कैसे दोगे? तो इतनी ज़्यादा समस्या थी। मान लो उसने बोला कि इसके साथ मुझे इंटरेस्ट भी दे, गाय का बछड़ा भी दे, तो कैसे आप करोगे? ये जो भी है ना। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं 10 नहीं 8 गुने। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और अमेरिका के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में, इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। तो पहली समस्या इसमें आती थी डबल कोइंसिडेंस की, जैसे मैंने अभी बताया था। मान लो एक है जिसके पास राइस है, दूसरा है उसके पास वीट है या गेहूं है, ठीक है। इस बंदे को चाहिए राइस देके इसे वीट चाहिए, लेकिन वीट वाले को क्या चाहिए? वीट वाले को मिल्क चाहिए। अब ये जो व्यक्ति है ये मिल्क वाले के पास जाएगा, इससे बोलेगा भाई मिल्क दे दे, और इससे कहेगा राइस ले ले। अब मान लो ये बंदा बोलता है कि मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दाल। अब ये जाएगा, ये जो है ये जाएगा दाल वाले के पास, फिर दाल वाले से लेके इसे मिल्क लेगा, मिल्क फिर इसे देगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, दो कितना ज़्यादा कठिन होता था ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसी को बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तफाक, यानी दोहरा इत्तफाक। यानी कितना मुश्किल है, एक इत्तफाक होना ही बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तो डबल कोइंसिडेंस चाहिए, यानी दोहरा इत्तफाक चाहिए इच्छाओं का, यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग। इत्तफाक को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं संयोग, ठीक है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी किसी मूल्य को मापना। अब आप एक बात बताओ कि एक मान लो, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे अभी हमने एक देखा मूवी का डायलॉग कि उसके जो गेहूँ, उसके जो नील थे रंग करने के, उसने बोला मैं इतने में लूँगा। तो आप कैसे मूल्य लगाओगे? मान लो किसी के पास रुई है, तो रुई 10 kg रुई है वो कितने गोल्ड के बराबर होगी? कोई बोले कि भाई मैं तो जितना रुई है उतना ही गोल्ड लूँगा, तो दोनों की कीमत बराबर तो नहीं हो सकती। यानी मूल्य को मापना बड़ा मुश्किल था, है ना। मूल्य को यानी किसी भी चीज़ को वैल्यू देना बड़ा मुश्किल था। आज की डेट में तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये बाइक जो है, ये बाइक 40,000 की है। ये बाइक कितने की है? 40,000 की। ये आपने कैसे बताया? क्योंकि आपको पता है हमारे पास मनी है,
करेंसी है, रुपया है, डॉलर है, हम बता सकते हैं। लेकिन सोचो उस वक्त इतने पुराने ज़माने में जब मनी, पैसा, करेंसी कुछ होता ही नहीं था, रुपया डॉलर कुछ भी नहीं था, तो आप कैसे बताओगे कि ये चीज़ इतने की है या इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इस चीज़ की वैल्यू कम है। यानी गोल्ड हो, दाल हो, इसकी वैल्यू क्या है। अगर मान लो आपके पास राइस का जो कट्टा है, आप लेकर गए सामने वाले के पास, आपने सोचा इसके बदले मुझे 2 कट्टे दाल के मिल जाएंगे, उसने बोला 2 की जगह 1 ही दूंगा। अगली बार आप गए, उसने 2, 1 भी नहीं दिया, आधा दिया, तो कैसे पता लगेगा किसी चीज़ की वैल्यू क्या है। ये बड़ा मुश्किल था उस वक्त। तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जो वैल्यू है आप उसे स्टोर कैसे करोगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लो आपके पास 10 हाथी हैं, अब आप कहीं गांव जा रहे हो, पुराने ज़माने की बात है, आप गांव से कहीं दूर जा रहे हो, तो आपके जो 10 हाथी हैं उनको आप स्टोर कैसे करोगे, कैसे उसे स्टोर करोगे उनकी वैल्यू को। आज की डेट में अगर आपके पास 10 हाथी हैं, आप उन्हें सेल करोगे, बेचोगे, और आपके पास जो मनी आएगी, करेंसी आएगी, उसे आप बैंक में डालोगे, चले जाओगे, वापस आओगे, दोबारा ख़रीद लोगे। लेकिन उस वक्त तो आप स्टोर ऑफ वैल्यू कर ही नहीं सकते थे, मूल्य का स्टोरेज कैसे होता। तो ये भी एक कठिन कार्य था उस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स होती है जो भविष्य के भुगतान होते हैं। जैसे कि मान लो आपने आज की डेट में किसी से लोन लिया, तो आप फ्यूचर में उसका लोन और प्लस उसका इंटरेस्ट चुका दोगे। ये तो इसलिए पॉसिबल हुआ, आज की डेट में जो बैंकिंग भी पॉसिबल है, बैंक वाले पैसे लेते हैं और फिर उसका कई गुना जो लोन दे देते हैं। मान लो उनके पास 10,000 रुपये आए और 10,000 को बढ़ा बढ़ा के लोन दे देते हैं। ये किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि मनी आ गई है। अब जब मनी थी ही नहीं, पैसा था ही नहीं, कॉइन्स वगैरह, नोट्स वगैरह बने ही नहीं थे, तो उस वक्त जो फ्यूचर पेमेंट्स होती थी यानी स्थगित भुगतान होते थे, उन्हें पे करने में काफ़ी कठिनाई आती थी। तो ये सब कठिनाइयाँ जो थी, इन्हें किसने हल कर दिया। अब देखो, जो मनी के हमने मनी से पहले जो कमोडिटी एक्सचेंज जो थी सिस्टम, उसको एक और नाम से जाना जाता है। बता, अगर कोई बोलता है सीसी इकोनॉमी क्या है, सी इकोनॉमी यानी सीसी अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप क्या बताओगे उसे। आप बोलोगे कि सीसी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का वस्तु के बदले में विनिमय होता है, यानी कमोडिटी का एक्सचेंज होता है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, फॉर कमोडिटी। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या कार्य हैं। तो अभी जो हमने देखे नीचे, तो वही जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। ठीक है, देखो यही क्या बन जाएंगे जो आपने प्रॉब्लम्स देखी थी। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट है, तो देखो जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम है इसको हमने क्या कर दिया, फंक्शन कर दिया, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, अब थर्ड पॉइंट में भी हम यही करेंगे। देखो पहले ऊपर क्या लिखा हुआ था, थर्ड पॉइंट देखो आप, पहले ऊपर लिखा हुआ था प्रॉब्लम, उसे हमने क्या कर दिया, उसे हमने कर दिया फंक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम था ऊपर, हमने उसे क्या कर दिया, फंक्शन। और तीसरा पॉइंट देखो आप नीचे, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में भी हमने फंक्शन कर दिया। आप इधर दोबारा एक बार देखो, ये प्रॉब्लम था यहाँ पर, यहाँ भी प्रॉब्लम था, यहाँ भी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हमने इन प्रॉब्लम के वर्ड को हटा के क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया फंक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को हटा के फंक्शन कर दिया बस। ठीक है, हिंदी में मूल्य के मापन का कार्य। यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, हमने समस्या लिखा हुआ था, मूल्य के मापन की समस्या, मूल्य के संचय की समस्या, स्थगित भुगतानों के माप की समस्या। हमने उसे उठा के क्या कर दिया, मूल्य के मापन का कार्य। यानी मुद्रा ने ये कार्य करे हैं, जो भी समस्याएं थी, मूल्य के मापन की समस्या थी, मूल्य के मापन का कार्य कर दिया, क्योंकि मनी मूल्य का माप कर सकती है। इसलिए इसी तरह मूल्य के संचय की समस्या थी, लेकिन मूल्य के संचय का कार्य कर दिया मनी ने। इसीलिए स्थगित भुगतानों के माप की समस्या थी, उसका स्थगित भुगतानों का कार्य कर दिया मनी ने। तो ये मनी का एक फंक्शन है। हमने फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा किया है कि वहाँ पर पहला पॉइंट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, उसकी जगह हमने कर दिया फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय के माध्यम का कार्य। ठीक है, यानी हमने एक पहला जो वर्ड है, पहली लाइन है वो बदली है, बाकी ये मनी के फंक्शन है। ठीक है, अब देखो एक बहुत मेन पॉइंट आता है कि पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ सेल करना है तो कुछ खरीदना पड़ेगा,
कुछ खरीदना है तो अपनी कोई कमोडिटी बेचनी भी पड़ेगी। लेकिन जब मनी आ गई तो मनी के आने से ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं आप उससे कुछ सामान खरीदो, आप पैसे लो और बेच लो। और अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको अमेज़ोन से ख़रीदना है, तो ऐसा तो नहीं कि अमेज़ोन वाला ये कहता है कि तुम्हें ख़रीदना है तो अपना घर का कोई सामान बेचो, नहीं ना। आप क्या करते हो, सिंपली मनी पे करते हो, आप सामान खरीद लेते हो। लेकिन ये जो मनी सेल एंड परचेज है, ये कमोडिटी एक्सचेंज में सीसी जो सिस्टम था ना, सीसी सिस्टम, कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम, उसमें सेल एंड परचेज जुड़ा हुआ था। आपको ख़रीदना है तो बेचना भी पड़ेगा, बेचना है तो वस्तु खरीदनी भी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये मेरा आदमी, तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ, तो तुम ऐसा क्यों बोला तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार, मुझे पैसा नहीं मिला। तूने मामू को पैसे नहीं दिए? भाई क्यों दूं? अरे लाश के बदले में तेरे को मामू को पैसे देने थे ना। मामू ने बोला मैं पैसे लूंगा, मैं लाश दूंगा। एक मिनट, तुमने ऐसा बोला? मैंने बोला। तो तुम हमसे पैसे क्यों मांग रहे? अरे मैं लाश लेकर आया हूँ ना। लाश कहाँ जाएगी? मैंने मारा नहीं, लाश कहाँ जाएगी? अरे नहीं, ये लाश वो लाश नहीं है रे। तो ये लाश तुम्हारे बाप की है क्या? बाप मुर्गे। अरे मेरा बाप जिंदा, उसकी। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम में, लेकिन उसे मनी ने सोल्व कर दिया, मुद्रा ने सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट ज़रूर देखना, कुछ सरप्राइज़ है उसमें।